नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। आइए विषय के साथ मैं आता हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और आज हम भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों के बीच कैसे संबंध हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले भारत और चीन के विषय में हम कुछ बातें देखते हैं, क्योंकि देखिए हाल ही में आप जानते हैं कि कजान में एक मीटिंग हुआ था ब्रिक्स में, है ना। ब्रिक्स का जो मीटिंग कजान शहर रशिया में रखा गया था, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक मुलाकात हुआ, बायलैटरल मीटिंग हो गया, और उसमें एलएसी का मुद्दा जो है उसको सॉल्व करने की बात की गई। खास करके एलएसी में अगर देखेंगे, जो दो एरिया था देपसांग और देमचोक, यहां पर कहा गया कि सैनिकों की वापसी की जाएगी, गश्ती व्यवस्था को सही किया जाएगा, चरवाहे जो है चराने के लिए जाएंगे, पेट्रोलिंग शुरू किया जाएगा। ये तमाम चीजें जो है यहां पर इस काम को लेकर के किया गया था, और 2020 से पहले की जो स्थिति है वही स्थिति करने की बात किया गया था। आपको पता है 2020 में लद्दाख क्षेत्र में कई जगह पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुआ था, चाहे उसमें गलवान घाटी देखेंगे, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पैंगोंग त्सो और उत्तरी दक्षिणी किनारे, यहां पर दोनों सैनिकों के बीच जो है झड़प देखने को मिला था। और देखा जाए तो 1962 के बाद अगर देखा जाए तो इतने बड़े स्तर पर पहली बार 2020 में देखा गया कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच इतना बड़ा झड़प रहा है। संबंध की बात करेंगे और व्यापार की स्थिति देखेंगे तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार जो है चीन वस्तुओं के व्यापार में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो गया है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि ये मामूली ही है अगर आंकड़ा देखा जाए, लेकिन फिर भी फैक्ट यही है कि चीन जो है वह बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का हो गया है। अब अगर व्यापारिक घाटा की बात करेंगे तो भारत का चीन के साथ व्यापारिक घाटा अपने आप में बहुत अधिक है। सीमा विवाद की अगर बात करेंगे तो चीन के साथ भारत की जो सीमा विवाद है वह 3488 किलोमीटर लंबी सीमा विवाद है, और 3 एरिया अलग अलग है, और एलओसी को लेकर के भी दोनों देशों के बीच जो है सीमा विभाजन जिस तरह से किया गया है उस पर भी आपत्ति है। चीन जो है बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उसको अपना बताता रहता है। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो 3 भाग जो मैंने आपको कहा था, अगर यहाँ पर लद्दाख वाला हिस्सा में अगर देखेंगे तो यहाँ पर चीन जो इस हिस्से को, जो ये अक्साई चीन वाला हिस्सा है, इसे अपना बताता रहता है। सेंट्रल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एरिया आता है, वहां पर भी कुछ हिस्से को चीन अपना बताता है। और जो ईस्टर्न सेक्टर है ये सिक्किम वाला हिस्सा, और यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है, खास करके ये तवांग वाला हिस्सा, ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर भी चीन इस एरिया को अपना बताता है। तो 3 अलग अलग हिस्से में, एक हिस्सा ये, दूसरा ये, और तीसरा जो है ये वाला हिस्सा, यहां पर विवाद मुख्य रूप से देखने को, सीमा विवाद देखने को मिलता है। अगर एलएसी की बात करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो वह भी वहां पर 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला क्षेत्र लद्दाख का देखेंगे तो भारत जो है जॉनसन लाइन, यानी कि जिसे 1865 को सीमा मानता है, चीन 1890 में खींची गई मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार करता है। चीन के दावे जो है मैककर्टानी मैकडोनाल्ड लाइन पर ही आधारित वो हमेशा ही रखता है। मध्य क्षेत्र, जैसा मैंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बताया था, यहाँ पर मामूली विवाद है लेकिन झड़प देखने को मिलता है। पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बताया था, यहाँ का मुख्य रूप से तवांग, और तवांग में वह कहता है कि छठे दलाई लामा का जन्म स्थान ये है, इसीलिए तिब्बत का वह उसे दक्षिणी हिस्सा मानता है, और इसीलिए अरुणाचल प्रदेश पर वह अपना दावा करता है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। अगर मैकमोहन रेखा को देखा जाए ना, तो यहां पर देखिए मैकमोहन रेखा को एलएसी माना जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है। इसे 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान जो है वह निर्धारित किया गया था। वर्ष 1914 में शिमला में आयोजित एक सम्मेलन में चीन, भारत, तिब्बत और ब्रिटिश भारत उस समय कह सकते हैं, इसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और ये मामला जो है वहां उस वक्त तय किया गया था। फिलहाल अभी देखेंगे तो थोड़ा सा एलएसी पर मूवमेंट कम होता हुआ दिखेगा, विवाद जो है थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है एलएसी से। दूसरा टॉपिक भारत नेपाल संबंध को लेकर के देखते हैं। देखिए भारत नेपाल के बीच भी लगातार संबंध जो है खराब होता रहा। जब भी ओली आते हैं वहां, नेपाल में प्रधानमंत्री बनते हैं, संबंध खराब होता है, क्योंकि वो चीन के तरफ उनका कुछ झुकाव रहता है। हाल ही में देखेंगे तो अपने नोट पे जो है 100 रुपया का नया नोट जारी किया। उस नया नोट पर भारत के कुछ क्षेत्रों को नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया। नेपाल की कैबिनेट ने 100 रुपये के नए नेपाली नोटों की छपाई को मंजूरी दी है, और ये जो है यहाँ पर नेपाल का नक्शा जारी किया गया। नेपाल के नक्शा में भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया, जो कि लिम्पुथरा है, लिपुलेख और कालापानी जो है नेपाली क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया है। नेपाल और भारत के बीच सबसे बड़ा क्षेत्रीय विवाद जो है ना, वह कालापानी को लेकर के रहा है।
यह भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच एक ट्राई जंक्शन पे स्थित है। यहाँ अगर आप तस्वीर से देखना चाहें तो ये आपको यहाँ पर इस स्थिति में देखने को आपको मिल सकता है। लिपू लेक यहाँ पर देखेंगे, काला पानी की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है ना। ये जो एरिया है पूरी तरह से छोटा छोटा हिस्सा ही है, लेकिन विवाद का कारण यहाँ पर बना रहता है। विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तात्कालीन नेपाली गोरखा शासकों के बीच 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सुगौली की संधि, ये आपसे पूछा जा सकता है, लगातार चर्चा में रहा है। इस संधि में क्या हुआ? उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र का सीमांकन इसमें किया गया था। काली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा माना गया था। काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र मान लिया गया था और कुमाऊं गढ़वाल भी इसी में शामिल था। दोनों देशों के बीच काली नदी की उत्पत्ति को लेकर के हमेशा से असहमति रहा है और यही यहाँ पर जो है विवाद का एक कारण भी माना जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर संबंधों की बात करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच जो है ना कई क्षेत्रों में संबंध देखने को मिलेगा। राजनयिक संबंध 1950 से ही यहाँ पर देखेंगे तो ये स्थापित है। व्यापार की अगर बात किया जाए तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है ना। और एक बात यह भी समझिए कि भारत का व्यापारिक अधिशेष भी है, यानी कि वहां पर हम सरप्लस में, घाटा में नहीं चल रहे हैं। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है और भारत पर बहुत ज्यादा वह निर्भर है। एफडीआई का भी बड़ा स्रोत उसका कौन है? भारत ही है, ये भी समझिए। सैन्य क्षमता में भी वह भारत पर ही बहुत हद तक निर्भर रहता है। ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो भारत और नेपाल के बीच वर्ष 1971 में पावर एक्सचेंज समझौता हुआ था। अब यहां पर समझिए, दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन मोतिहारी भारत, मोतिहारी कहां पड़ता है? यह बिहार में पड़ता है, ठीक है। मोतिहारी भारत को अमलेखगंज नेपाल से जोड़ती है और उन 3 जो है जल विद्युत परियोजना भी दोनों ने मिलकर के किया है। इसके अलावा बहुपक्षीय सहयोग भी है जिसमें भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है, जिसे BBIN कहा जाता है संगठन। बिम्स्टेक में भी नेपाल हिस्सा है, चूंकि सार्क जब खत्म हो गया पाकिस्तान की वजह से, तो आप जानते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं जो बहुत क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग चाहते हैं, उन्होंने मिलकर के बिम्स्टेक पे काम करना ज्यादा जरूरी समझा। हालांकि सार्क के मंच में भी अगर देखा जाए तो नेपाल उसमें शामिल है। इसके अलावा भारत के नेतृत्व में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ है ISA, उसमें भी नेपाल शामिल है। तो निश्चित तौर पर नेपाल के साथ जो है ना हमारा बेटी रोटी का एक रिश्ता रहा है। भारत भूटान संबंध, भूटान का राजनयिक संबंध अगर देखा जाए ना तो वह भारत के अलावा किसी और देश से नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये अगर भारत भूटान पे आता है तो हो सकता है एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये बना दिया जाए। संबंध अगर कूटनीति की बात करेंगे तो यहाँ पर मूल आधार जो है 1949 में हस्तांतरित मित्रता और सहयोग की संधि है। इस संधि को 2007 में फिर से जो है वह कह सकते हैं कि रिन्यू किया गया, नवीनीकृत कर दिया गया। व्यापार में देखेंगे तो भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। चूंकि भूटान भी एक लैंडलॉक कंट्री है तो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। व्यापार संतुलन, इसमें भी भारत के पक्ष में यह झुका हुआ है और दोनों देशों के बीच 2016 में FTA पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात किया गया है। भारत ही भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश भी रहा है। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि राजनयिक रूप से देखेंगे तो भारत भूटान जो है वो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है और भूटान का भारत के अलावा किसी और के साथ जो है कनेक्शन इस मामले में है भी नहीं। कनेक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो भूटान में एक अंतर्राष्ट्रीय सिटी बनने की बात की जा रही है, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। आप जानते हैं कि भूटान जो है ना वह जो खुशहाली जीवन पर ज्यादा जोर देता है, तो इस जो शहर को विकसित किया जाएगा वह भारत के असम से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर भारत का भी उसमें मदद होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जल विद्युत परियोजना है। भारत ने भूटान में 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है और ये ताला चुखा और मांग देक्षु, ये ध्यान रखना है, ये जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है। ये चारों परियोजनाएं भारत को क्या करती है? विद्युत आपूर्ति करती है। सुरक्षा की बात करेंगे तो सुरक्षा में लगभग आप देखेंगे तो भूटान जो है वह भारत पर ही निर्भर है। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल अस्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित है। यहाँ रॉयल भूटान आर्मी को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यह अस्थायी रूप से वहां पर है। भारत के सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने दंतक परियोजना के तहत भूटान में अधिकांशतः सड़कों का निर्माण जो है वह किया है। सहयोग के लिए शुरू की गई जो पहल है, जैसे भूटान में
रुपे और भीम ऐप की शुरुआत की गई है। इसरो और भूटान की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से भारत भूटान सैट उपग्रह को विकसित करने का काम किया है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, भारत का एक और पड़ोसी देश, और बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री कहा जाता है। जैसे नेपाल और भूटान मैंने बताया कि वो लैंड लॉक कंट्री है, बांग्लादेश इंडिया लॉक कंट्री इसीलिए कि बांग्लादेश का 94% हिस्सा जो है वह भारत से ही घिरा हुआ है। और पिछले साल यानी कि 5 अगस्त 2024 उस दिन क्या हुआ था, उस वक्त की जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की थी शेख हसीना, वो रिजाइन देकर के भारत आ गई थी, है ना। राजनीतिक तौर पर यहाँ पर शरणार्थी बनकर के वो रह रही हैं। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ता खराब होता चला गया और वहीं से जो स्थिति है, चूंकि मोहम्मद यूनिस वहां पर अंतरिम सरकार को चला रहे हैं और मोहम्मद यूनिस भारत विरोधी एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ते रहे। व्यापार की अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यहां पर है। रक्षा सहयोग की बात करेंगे तो दोनों देशों के बीच संप्रीति और मिलन जैसे सैन्य अभ्यास भी हैं, वो आयोजित किए जाते हैं। बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता की बात करेंगे तो सार्क, बिमटेक, BBIN यानी कि वो जो मैंने पहले भी बताया आपको कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी कि IORA, इन सब में जो है ये साझा भारत के साथ मंच करता है। बेहतर परस्पर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो अंतर्देशीय जलमार्ग व्यापार और पारगमन पर प्रोटोकॉल को लेकर के बात किया गया है। दूसरी बात, चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए भी समझौता का क्रियान्वयन किया गया है। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर आप इस चीज को देखते हैं तो भारत का जिस तरह से नेपाल के साथ बेटी रोटी का रिश्ता है ना, ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी, यानी कि वैवाहिक संबंध भी है, रोजगार का संबंध भी है। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और ढाका में स्थित जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, दोनों ने ही सांस्कृतिक उत्सवों के जो कार्यक्रम होते हैं उसको साझा करते हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये सॉफ्ट पावर के रूप में भी डेवलप होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाक्रम आप जानते हैं कि किस तरह से चीजें तब्दील हुआ है पिछले कुछ समय में। बांग्लादेश हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है। अब भारत मालदीव संबंध की बात करते हैं। एक और हमारा पड़ोसी देश जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा देश है, एक आइलैंड है। लगातार ये देखा गया कि जब भी मालदीव के कोई राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपनी पहली यात्रा पर भारत आते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जो ये नए राष्ट्रपति हैं ये पहली यात्रा पर कहां चले गए, चीन, और इनके साथ ही क्या हुआ कि भारत विरोधी नैरेटिव वहां पर चला गया। हालांकि बाद में अभी आपको देखने को मिलेगा कि द्विपक्षीय संबंध कुछ हद तक ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका दौरा हुआ था और उसके बाद जो है मामला थोड़ा स्थिर होता हुआ नजर आया। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के विजन को अपनाने की घोषणा की है। भारत ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च किया है। दोनों देशों ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये जो है CSA, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर हस्ताक्षर किया, ये ध्यान रहना चाहिए। इससे मालदीव को अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स के प्रबंधन में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक वित्तीय समझौता होता है। इसके तहत दोनों देश एक निश्चित विनिमय दर पर अपनी अपनी घरेलू मुद्रा के व्यापार करते हैं। आपने इकोनॉमी में इन सब चीजों को पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर आगे देखते हैं, भारत मालदीव संबंध पर एक नजर डालते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन समर्थन नीतियां अपनाते हुए भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर बल दिया है। जब ये जीते थे उस समय ही ये काम किया गया था। आप जानते हैं कि जब चुनाव भारत में हुआ था तो लक्षद्वीप को लेकर के भी मालदीव में काफी ज्यादा जो है वह परेशानी का कारण हुआ था। संकट के दौरान भारत द्वारा जो सहायता किया गया, ऑपरेशन नीर, आप जानते हैं 2014 में हुआ था। संकट के दौरान जल उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद वैक्सीन मैत्री वाला जो मामला था वो कोविड-19 महामारी के दौरान जो है वह टीका उपलब्ध कराया गया था, वैक्सीन उपलब्ध कराया गया था मालदीव को। मालदीव के साथ जो मजबूत संबंध है, भारत द्वारा शुरू की गई पहल क्या क्या उसमें है, भारत उथुरु थीलाफल्लू यानी कि UTF एटॉल पर एक नया तटरक्षा बेस बना रहा है। भारत ने उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किया है मालदीव को, और इसके द्वारा ही विकसित किया जा रहा है भारत के द्वारा जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, जो मालदीव की सबसे बड़ी अगर कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, वह भी भारत की मदद से ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो चुनाव के वक्त जो इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट चलाया गया था उसमें थोड़े से कमी देखा गया है
और ये समय के साथ देखा जा रहा है कि मालदीव जो चीन के पक्ष में जाता दिख रहा था वो फिर से एक बार भारत के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। तो आज देखिए, आज जो हमने क्या किया, आपका जीएस का पेपर 2 जो है उसमें भारत और उसके पड़ोसी देश एक टॉपिक है, तो उसके कुछ देशों को हमने शामिल किया है, साउथ एशिया के कुछ देश और बच गया है, जैसे श्रीलंका की हमने चर्चा नहीं किया है, पाकिस्तान की चर्चा नहीं किया है, अफगानिस्तान की चर्चा नहीं किया है, हमने म्यांमार की चर्चा नहीं किया है, ये अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।